हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर है हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं ईथर के बारे में। तो उसकी हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे एंड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, साथ साथ में नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईथर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग ROR से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे R जो ग्रुप है वो डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं और सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर जर्नल फार्मूले की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2O, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन एंड ये इसका जनरल स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरीके से ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, यानी कि जनरल नेम अगर बात करें कि किस तरीके से इसके जनरल नेम दिए जाते हैं। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया CH3O CH3। अब यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। क्या बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल ईथर। लेकिन वहीं पे अगर होता CH3O CH2 CH3 तो ये क्या हो गया कि एक तरफ हमारा इथाइल ग्रुप लग गया है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप लग गया है। तो जो बड़ी चेन होती है उसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इथाइल, एंड जो छोटी चेन है वो है मिथाइल, एंड इसके साथ में लिख देंगे ईथर। तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये इसका हो गया जनरल यानी कॉमन नेम कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर इसी में IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको समझना। जब IUPAC, ये हमने समझा कि डाई मिथाइल ईथर हो गया एंड ये हो गया डाई इथाइल ईथर। इसी तरीके से ये जो आपका सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे लिया हुआ है मीथेन, एंड मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, जिसे बोलेंगे ब्यूटाइल, ठीक है। तो हो जाएगा मिथाइल ब्यूटाइल ईथर। इस तरीके से इसको जो है रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो आपका ये एग्जांपल है ये इसको बोलते हैं कि बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OCH3 दिया हुआ है। इसका जो जनरल नेम होता है इसको बोलते हैं एनिसोल। तो जनरल नेम हो गया इसका, इसको बोलते हैं एनिसोल। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गया मिथाइल, एंड नीचे C6H5 लिखा हुआ है फिनाइल ईथर। तो मिथाइल फिनाइल ईथर एंड एनिसोल भी बोलते हैं। तो जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं वो बोलते हैं कि एनिसोल की रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो एनिसोल का मतलब है, आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर होगा बेंजीन रिंग, C6H5O CH3 को बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो है नॉमेनक्लेचर के, यानी IUPAC नेम कैसे हम लोग लिखते हैं। तो जब भी IUPAC नेम लिखना होता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी चेन होती है उसमें एक एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सी लगा देते हैं और दूसरे एल्काइल चेन को उस नेम को वैसे ही एज इट इज लिख देते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इसमें देखना, CH3O CH3 दिया हुआ है, एक CH3 के साथ ऑक्सी लगा देंगे तो हो जाएगा मेथऑक्सी, एंड दूसरा हमारा मेथेन। सेकेंड एग्जांपल है C2H5O C2H5, तो इसका हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। देन थर्ड एग्जांपल है CH3 एंड यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप यानी 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। एंड देन फिर दिया हुआ है C6H5O CH3, C6H5O CH3। तो ये क्या हो गया कि जो आपकी छोटी चेन है वो छोटी चेन क्या है हमारी CH3, तो इसके साथ लगा देंगे ऑक्सी तो हो जाएगा मेथॉक्सी, और नीचे बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो मेथॉक्सी बेंजीन, या फिर इसी को क्या बोलेंगे एनिसोल। सेकेंड एग्जाम्पल है C2H5O C6H5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, C2H5 है तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, क्या हो जाएगा इथॉक्सी, एंड C6H5 वो हमारा बेंजीन है तो बोलेंगे उसको बेंजीन, तो हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। यानी जो छोटी चेन है उसके साथ हमें क्या करना है, ऑक्सी ऐड करना है, और बड़ी वाली जो चेन है उसका नेम वैसे ही एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा, और किस तरीके से कॉमन नेम लिखते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है, अब ईथर के प्रिपरेशन के मेथड्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें से है विलियमसन सिंथेसिस। इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ईथर की रिएक्शन पूछते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस के बारे में पूछ लेते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है। तो विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली होता है कि अगर एल्काइल हैलाइड है कि हेलो एल्कीन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन
सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दें। जैसे ही सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से होता क्या है कि जो आपका X होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है वो सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेता है और बनाता है NaX। ठीक है, NaX आपका एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है एंड OR ग्रुप जो है वो आके R के साथ यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये रिएक्शन कैसे हुई होगी इसको थोड़ा सा समझते हैं इस एग्जाम्पल से। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म को भी आप लोग समझना कि किस तरीके से रिएक्शन हुई होगी। अगर मैकेनिज्म समझ में आ जाती है तो रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ पे इस रिएक्शन को देखना, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है C2H5, इसका मतलब है CH3CH2Br। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर बॉन्ड को ब्रेक करवाएं तो बनेगा Br नेगेटिव एंड CH3CH2 पॉजिटिव। तो ये बन गया CH3CH2 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। सेकंड जो आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3CH3O एंड Na। अब इसमें देखना ये जो Na है आपका ये क्या है, मेटल, और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अब जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा O निगेटिव एंड इसके साथ साथ में Na पॉजिटिव। अब क्या होगा कि ये जो Br है और जो सोडियम है ये दोनों आपस में अगर इसको रिएक्ट करवा दें, Br नेगेटिव एंड CH3CH2 पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से NaBr एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा एंड जो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा वो बनेगा CH3CH2C एंड इसके साथ 3CH3 ग्रुप ऐड है। तो यही आपका जो है मेन प्रोडक्ट बन जाएगा एंड साथ में बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। यानी कि एक तरीके की क्या हो रही है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ चला जा रहा है और इसके साथ जो एल्कोक्साइड ग्रुप होगा वो आके यहाँ पे जो एल्काइल चेन होगी उसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन समझ में आई कि इस रिएक्शन में हर एक स्टेप में क्या हुआ है। देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, इसके पहले जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वहाँ से H2SO4 डाल के क्या होता है कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमें रिएक्शन अगर 413 केल्विन पे करवा दें, कंसंट्रेटेड एसिड को डाल के टेम्परेचर जो है 413 हो जाए, ठीक है, इतने पे सेट करके अगर रिएक्शन करवाएंगे कि टेम्परेचर इससे आगे न बढ़ने पाए, तो ये क्या करता है कि डिहाइड्रेट करके 2 मोल अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके वाटर बना देता है और उसके साथ साथ में वाटर को निकाल देगा एंड प्लस ईथर का जो है फॉर्मेशन कर देता है। तो पहले स्टेप में क्या क्या कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझना कि अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ से मैकेनिज्म को समझना कि कैसे ये रिएक्शन हुई होगी। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे C2H5OH एंड इसमें डाला है कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। H+ का काम क्या है, सॉरी एसिड का काम क्या है, H+ प्रोवाइड कराना। अब ये जो H+ है यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आके यहाँ इस लोन पेयर पे अटैक करवाएगा, यानी कि क्या होगा बेसिकली ये लोन पेयर डोनेट कर देगा H+ को। जैसे ही लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ से बन गया CH3 CH2 एंड OH एंड H एंड यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा माइनस
वाटर निकल गया, बना क्या हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आया कि यह जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट हो गया। देन क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में C2H5OH C2H5OH की रिएक्शन करवाई तो होगा क्या, फिर से यहाँ पे क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को डोनेट कर देगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बनाएगा C2H5O और इसके साथ C2H5, ये क्या है C2H5 ही है, C2H5 हो गया एंड यहाँ पे H है और इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करवाना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, H+ को ऐड किया था। यहाँ से क्या करें, अगर H+ को यहाँ से रिमूव करा दें, जैसे ही H+ को यहाँ से रिमूव कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा C2H5O C2H5 यानी फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और इस ईथर का अगर नाम लिखें तो नाम क्या होगा इसका, हाँ तो हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर। अगर आईपीएसी नेम की बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो दोनों नाम आपको लिखने हैं कि जितना ज़्यादा नेमिंग की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे। ओके, देन अब यहाँ से देखना कि आपका जो प्रोडक्ट था वो क्या बन गया, डाइथाइल ईथर एंड उसी को बोलेंगे इथॉक्सी इथेन। ठीक, तो ये समझ में आ गई रिएक्शन कैसे रिएक्शन करवानी है। देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हीटिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है, ये रिएक्शन जो होती है बेसिकली ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड डाई सिल्वर जो है ऑक्साइड को अगर डाल के हीट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ तो वो क्या करता है, उसको हमें जो यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, सिल्वर जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। सिल्वर क्या है, मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो सिल्वर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यह हाईलाइट दिया हुआ है, हाईलाइट की टेंडेंसी क्या होती है, निगेटिव। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लेंगे एंड यहाँ से ये पॉजिटिव जनरेट होगा एंड यहाँ से O2 निगेटिव जनरेट होगा, O2 निगेटिव, और यहाँ से इसके 2 मोल पॉजिटिव जनरेट होंगे, वो डायरेक्ट आके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो दोनों साइड में आपके C2H5 ऐड हो गए और साथ में 2 मोल AgCl जो है वो निकल गया। ठीक है, मैकेनिज्म के रिकॉर्डिंग इस रिएक्शन का कोई भी बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो इस रिएक्शन को नहीं बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट फिर भी प्रिपरेशन ऑफ ईथर में हमें रिएक्शन को पढ़ना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें इस रिएक्शन को करना है। तो इस रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने, अनसिमेट्रिकल का मतलब है जो आपके एल्काइल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट अगर लगाने हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने हैं तो आप इस मेथड से बना सकते हैं कि डाई सिल्वर हैलाइड ऑक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा के हीट कर देंगे तो वहाँ पे आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो एल्काइल हैलाइड लिया है यहाँ पे क्या ले लिया है, सेम एल्काइल हैलाइड ले लिया है, बट सेकंड वाली रिएक्शन में क्या किया है, एक एल्काइल हैलाइड हमारा दूसरा है एंड दूसरा एल्काइल हैलाइड हमारा दूसरा है, तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लिए हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो एक ही इसका इंपॉर्टेंस है कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हुआ है तो इस रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल ईथर को हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है। तो इस रिएक्शन को कैसे करवाते हैं,
सबसे पहले एक टाइप का जो है हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, ईथर को ले लेना है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन तो बताया था मैंने कि हर एक चैप्टर में आने वाली है, और हर एक चैप्टर में या तो प्रिपरेशन में आ जाएगा या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार ग्रिग्नार्ड रीजन के सारे रिएक्शन एक पेपर पे लिख के और उसको रिवाइज कर लेना, तो कोई ना कोई रिएक्शन आपको वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखना कि हुआ क्या होगा इस रिएक्शन में, ठीक है, इसको जो है समझते हैं। यहाँ पे क्या है आपका क्लोराइड है, क्लोराइड का पार्ट यहाँ पे क्या है, वो एक्ट करेगा निगेटिव की तरीके से, और कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पे निगेटिव चार्ज। वहीं पे जो आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया हुआ है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव एंड ब्रोमाइड पे निगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो Cl निकलेगा वो Cl आके मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, एंड यहाँ से C2H5 सॉरी ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो इसको जो है लिख लेते हैं। इसके ऊपर हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज है एंड कार्बन पे निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बनाएगा CH3 CH2 C2H5 एंड Mg के साथ Br एंड Cl निकल जाएगा। इसकी मैकेनिज्म को समझना कि किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप हुई होगी रिएक्शन, ठीक है। तो मैकेनिज्म पे आते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है CH3O CH2 Cl, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पे C2H5 Mg Br, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है, एंड यहाँ पे ये आपका मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, एंड ये वाला बॉन्ड जो है इस तरीके से ब्रेक होगा। कार्बन पे यहाँ पे निगेटिव एंड मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ पे क्लोरीन पे निगेटिव एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये CH3O एंड CH2 में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ से C2H5 आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, बन जाएगा C2H5 प्लस ये यहाँ से क्या होगा कि जो MgBr है, Mg पे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्लोरीन आके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और यहाँ से Cl बना लेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा ईथर। ये भी ईथर हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ये स्टेप किस तरीके से रिएक्शन में स्टेप हुए हैं समझ में आया, किस तरीके से हुआ होगा, बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको, अगर सही आपने बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड बॉन्ड की मेकिंग कर ली तो आपके सारे जो है आंसर जो है वो सही होते चले जाएंगे। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग जो है आपका गलत हो जाएगा तो वहाँ से आपका जो है चांसेस हैं कि उस रिएक्शन के गलत होने की, ओके। देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एक्शन ऑफ डाईएजोमेथेन ऑन अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन डाईएजोमेथेन के साथ करवाते हैं, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, कैसे बनता है। CH2NH2 जो होता है उसको बोलते हैं डाईएजोमेथेन। एक कार्बन है तो मेथेन बोला गया, और यहाँ पे दो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हैं तो बोला गया इसे डाईएजोमेथेन। इसकी रिएक्शन करवाई गई है अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो दिया हुआ है वो है BF3। अब इसका रोल क्या होगा BF3 का, अब यहाँ पे BF3 एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो जो BF3 है कैटलिस्ट का काम क्या होता है उसको समझना। इसका काम क्या होगा कि रिएक्शन की जो रेट होगी उस रेट को ऑल्टर कर देगा। ऑल्टर करने का मतलब है या तो रिएक्शन की रेट को इन्हेंस कर देगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, या कि इसका मतलब है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। क्या करेगा,
डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? क्या हुआ होगा, जब भी कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे ही बढ़ाता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, बेसिकली जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन में हुई होगी उसको जो है डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखना ये C2H5 है। ठीक है, C2H5OH अल्कोहल, ये क्या करेगा, पहले यहाँ से निकालेगा H हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ये हाइड्रोजन आके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा डाइजो मीथेन के साथ। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो लीव कर जाएगी, नाइट्रोजन गैस लीव कर जाएगी और ये बचेगा यहाँ पे CH3 ग्रुप। वो CH3 ग्रुप O निगेटिव के साथ आके बॉन्ड बना लेगा और बना लेगा C2H5OCH3। ठीक है, इसका अगर जनरल नेम बोलेंगे तो हो जाएगा मिथाइल इथाइल ईथर। अगर IUPAC नाम हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए कि एराइल ईथर का फॉर्मेशन करना है, यानी कि जो ईथर हो उसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। एराइल ईथर का मतलब है एरोमेटिक ईथर, यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर दें एराइल ईथर का एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, CH3OC6H5 यानी कि एनिसोल। अगर आपसे बोला जाए एनिसोल का प्रिपरेशन करना है तो किस तरीके से एनिसोल का प्रिपरेशन करेंगे, सबसे सिंपल सा मेथड है कि फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल की रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बना है, सोडियम फिनॉक्साइड। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, आप CH3Cl ले लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिया गया है RX, तो R हमने क्या ले लिया है यहाँ पे CH3 एंड X हमने क्या ले लिया है यहाँ पे Cl। ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के साथ जाने की कोशिश करेगा, तो निगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा Cl, तो बना लेगा NaCl बाय प्रोडक्ट एंड ये CH3 जो है वो O निगेटिव के साथ आके बॉन्ड बना लेगा। तो जो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा OCH3, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बन गया वो बन गया एनिसोल। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल है। अब इसी एल्काइल ग्रुप को जो R ग्रुप है वो हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, या तो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, 3 कार्बन की चेन ले सकते हैं, 4 कार्बन की चेन ले सकते हैं, या फिर इसी को क्या करें, दूसरी बेंजीन रिंग ले लें। ठीक है, तो वो भी तो एक चेन ही है। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं डाई, जो डाई बेंजीन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 2 तरीके के 2 बेंजीन ग्रुप जो है ऐड करा देंगे ईथर लिंकेज के साथ। तो ये एक मेथड हो गया हमारा कि अगर हमें जो है एराइल ईथर प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, वहाँ पे आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्शन करवा देंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप की रिएक्शन समझ में आई होगी। अब इसकी जो है कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शन को हम लोग जो है पढ़ते हैं। कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो भी ईथर होता है कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है और वोलेटाइल लिक्विड होता है। अब वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब है कि अगर इसको रूम में आप लोग बॉटल खोल के इसकी रख दीजिए तो धीरे धीरे से करके इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा। तो वो हो गया हमारा वोलेटाइल लिक्विड। अब प्लीजेंट स्मेल,
आप लोग जानते होंगे जो हमें स्मेल अच्छी लगती हैं उन स्मेल्स को हम लोग बोलते हैं कि प्लीजेंट स्मेल है। एंड कलरलेस यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है। अब अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर करें अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है हमारा ROH, ठीक है। तो अल्कोहल में हमने देखा था कि जो हमारा अल्कोहल होगा वो क्या करेगा, यहाँ से ROH, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। लेकिन वहीं पे अगर ईथर की बात करें तो ईथर जो है वो क्या करता है, ईथर में ROR ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो दूसरे ईथर के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। यहाँ पे क्या है, ये H2O वाटर है, ये H2O वाटर, इसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। तो होता क्या है कि ये आसानी से जो है कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो सकता है, लेकिन जो आपका अल्कोहल था उसने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल से कम होगा ईथर का। थर्ड अगर पॉइंट है हमारा सॉल्बिलिटी का, अगर अल्कोहल से इसकी सॉल्बिलिटी को कंपेयर करें तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही कॉन्सेप्ट देखिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट देखिए कि सॉल्बिलिटी अगर हम लोग उसी अल्कोहल के कंपैरिजन में करें जिस ईथर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी अल्कोहल की भी होती है एंड सॉल्बिलिटी ईथर की भी होगी, पर ईथर जो है वो उसकी एबिलिटी जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़्यादा हो जाती है टेंडेंसी एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो खुद के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, वाटर के साथ तो करेगा ही करेगा बट खुद के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब यहाँ पे अगर दूसरा अल्कोहल की बजाय यहाँ पे आ जाए एक वाटर मॉलिक्यूल तो ये भी क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पर ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये खुद के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और ये जो है सिर्फ वाटर के साथ कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गए। अब इसके बाद जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें अगर हमें जो है बॉन्ड को ब्रेक करना हो, ठीक है, कि अगर हमें रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन एसिड के साथ, हाइड्रोजन एसिड का मतलब है HCl ले लिया, HI ले लिया, HBr ले लिया, उसके साथ जैसे ही ईथर के रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से होता क्या है, इसको थोड़ा समझना कि जो हमारा ईथर होता है ROR, इसकी रिएक्शन जैसे ही हम लोग HCl के साथ कराएंगे तो HCl क्या है, Cl निगेटिव में, H पॉजिटिव में। यहाँ पे ईथर में ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जो बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे H पे पॉजिटिव, ये क्या करेगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा एंड बॉन्ड बना के बनाएगा ROH, यानी कि फॉर्मेशन क्या हो गया, यहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। वहीं दूसरी साइड में क्या है, R बचा यहाँ पे, और पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये क्या करेगा RCl का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आई कि साथ में हमें क्या करना है, एल्काइल हैलाइड का भी फॉर्मेशन हो गया है और अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो ये हमारा क्या बना यहाँ पे अल्कोहल एंड ये बन गया हमारे पास एल्काइल हैलाइड। अब डिफरेंट हमें हैलाइड्स ले लें यहाँ पे, जैसे HI के साथ रिएक्शन करा दी तो HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा I से, तो बना लेगा आयोडाइड, ठीक है। तो उसी तरीके से डिफरेंट यहाँ पे रिएक्शन आपको दी गई हैं। तो इन रिएक्शन को एक बार प्रैक्टिस करना कि क्या है, एक बार देख लेना कि इनमें जो है कैसे हुआ। अब बेसिक जो आपका ये ईथर दिया हुआ है टर्सरी ईथर, इसकी बात करें अगर तो इसमें ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा यानी कि इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से I जो है निगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट
एंड यहाँ से CH3O और इसके साथ H तो हो जाएगा CH3OH। ठीक है, समझ में आया ये? यहाँ पे यही बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है, यही बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस वाले बॉन्ड को, तो ये बनाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन, और टर्सरी कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और प्राइमरी की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए इस बॉन्ड को हमने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। देन कुछ एरोमेटिक यानी कि एनिसोल हमने ले लिया, एरोमेटिक रिंग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई गई हैं, उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना। सबसे पहले ली गई है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन का मतलब है सिंपल सा एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अब ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप की टेंडेंसी को समझना। ये जो ग्रुप होता है ये क्या करता है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये बेंजीन रिंग के अंदर जो है ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, यानी ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी इनकमिंग ग्रुप होते हैं उनको या तो आर्थो पोजीशन पे लगाते हैं या तो पैरा पोजीशन पे लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो आर्थो पोजीशन पे लगेगा या तो पैरा पोजीशन पे लगेगा। अब यहाँ से ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं Br2 इन एसिटिक एसिड, Br2 इन एसिटिक एसिड। जैसे ही एसिटिक एसिड में ले रहे हैं तो यानी कि ब्रोमीन का एडिशन होगा, या तो ब्रोमीन आर्थो पोजीशन पे आके ऐड होगा या तो पैरा पोजीशन पे आके ऐड होगा। तो दोनों प्रोडक्ट बना दिए, आर्थो पोजीशन वाला भी पैरा पोजीशन वाला भी। अब इसमें से क्वेश्चन उठता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बना होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा कम बना होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा आर्थो पोजीशन मेजर है या फिर पैरा पोजीशन मेजर है। तो यहाँ पे सिंपल सा आता है कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग का। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो बॉन्ड बनाएगा वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये, वो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा तीसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी एक तरीके की इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। पर यहाँ पे क्या होगा, इस CH3 में जो H है वो डायरेक्ट ही इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इससे बोलेंगे ये क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, ये मेजर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन करवाई गई है CHCl3। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में CH3 ग्रुप का एडिशन होता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन में। तो CH3 ग्रुप जो यहाँ से ऐड होगा वो आके ऐड होगा या तो आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपको आर्थो पोजीशन वाला बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो पैरा पोजीशन वाला बनेगा। तो आपका जो पैरा वाला है वही मेजर हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड रिएक्शन है कि अगर यहाँ पे CH3Cl की जगह पे CH3COCl की रिएक्शन करवा दें, इसे बोलते हैं फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी ही जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ये Cl- निकलेगा और यही जो है CH3CO ग्रुप जो है वो आके ऐड हो जाएगा। CH3CO ग्रुप यहाँ से CH3CO ग्रुप या तो आर्थो पोजीशन पे आके ऐड होगा, पैरा पोजीशन पे आके ऐड होगा। तो एक आपका आर्थो प्रोडक्ट बन गया, दूसरा आपका पैरा ग्रुप बन गया। अब सब में जो है सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि मेजर आप क्या बनेगा, पैरा लगेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। पर आर्थो क्या करेगा, वो अपने ही दोनों ग्रुप के साथ जो आपका फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो वहाँ पे वो माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। देन लास्ट रिएक्शन है इसमें जो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
H2SO4, तो यहाँ से क्या होता है NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। अब ये NO2 पॉजिटिव आर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पे आके ऐड हो जाता है, तो आर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पे आके ऐड हो जाता है और पैरा वाला ही आपका मेजर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसमें से इन दोनों रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है, फिडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फिडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फिडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और फिडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में CH3COCl यानी कि एसाइल क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एल्काइलेशन रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप आके ऐड होता है एंड एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आके ऐड होता है, यानी कि COCH3 ग्रुप आके ऐड होता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन टफ हैं? टफ नहीं है, बस बेसिक आपको ध्यान में रखना है कि क्या एडिशन होने वाला है वहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। इस बार एग्जाम में CBSE बोर्ड में पूछी गई है। CBSE में ये रिएक्शन इसी बार पूछी गई थी। ठीक है, कि कोल्बे रिएक्शन होते क्या है। तो कोल्बे रिएक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में डालते हैं फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। पहले भी ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है कि जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। देन सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन पे CO2 ग्रुप को ऐड करवा देता है। ये जो CO2 ग्रुप ऐड हुआ होगा वो देखना किस तरीके से ऐड हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ पे ONA जो है बन गया, ये ONA बन गया। इसकी रिएक्शन करवाई CO2 के साथ, CO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो CO2 जो है इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये ऑक्सीजन जो है इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और बना लेगा यहाँ से OH, और कार्बन पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ से जो H+ निकला तो यहाँ पे निगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये फॉर्म करेगा ONA एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देन फिर क्या होगा, इन दोनों ग्रुप में एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से H जो है इस पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे ही एसिड डालेंगे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगी, H जो है यहाँ चले जाएगा और Na जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही एक्सचेंज रिएक्शन हुई तो Na पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और OH यहाँ पे चला गया। ठीक है, देन फिर हमने एसिड डाला H+, अब ये H+ कहाँ से आया होगा, HCl डाल दिया होगा। जैसे ही HCl डाला तो यहाँ से H+ जो है वो यहाँ पे आ गया एंड Na पॉजिटिव Cl के साथ मिलके NaCl बाई प्रोडक्ट बन गया होगा और हमारा जो है फॉर्मेशन हो गया सैलिसिलिक एसिड का। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें कोल्बे रिएक्शन करवानी है। फर्स्ट स्टेप में NaOH डालना है, सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड स्टेप में एसिड डाल देना है, तो वहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एस्प्रिन होता क्या है। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एसिटाइलेशन रिएक्शन, फिडल-क्रॉफ्ट एसिटाइलेशन पढ़ लिया है। तो वहाँ पे क्या किया था हमने, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया था। एस्प्रिन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन पे आते हैं। एस्प्रिन आपने नाम सुना होगा, मेडिसिन डिस्प्रिन। ठीक है, क्या होता है वो, पेन किलर। पेन किलर का मतलब है वो एनाल्जेसिक मेडिसिन है, पेन किलर है। तो उसमें जो कंपोजिशन होता है वो एस्प्रिन होता है, पर कंपनी ने बनाया है किसी
उस कंपनी ने उसको बोल दिया वो क्या है, डिस्प्रिन। ठीक है, वो क्या है, डिस्प्रिन। तो जो है यहीं से एस्पिरिन से ही वो इंस्पायर्ड है, वो डिस्प्रिन बना हुआ है। ठीक है, उसमें कंपोजिशन क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन ये उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं जो बॉडी में जाके रिएक्ट करते हैं। अब फॉर्मेशन कैसे करते हैं एस्पिरिन का, उसको देखते हैं। हमने जो है फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या किया है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया है। क्या किया है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया है। उस सैलिसिलिक एसिड की अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसको देखना कि कैसे रिएक्शन की होगी। CH3 COO CO CH3, यह है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है। जैसे ही ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ और यहाँ पे फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो यहाँ से इस तरीके से ब्रेक होगा और इसमें प्रेजेंट है आपका एसिड। ये एसिड क्या करेगा, यहाँ पे O नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा CH3 COOH, यानी क्या हुआ है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। बचा क्या हमारे पास यहाँ पे COCH3। ये COCH3 क्या करेगा, इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ आके बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा OCOCH3 यानी OCOCH3। तो बेसिकली ये क्या है, हमारी एक तरीके की एसिटाइलेशन रिएक्शन ही तो हो रही है, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन ही तो हो रहा है, COCH3 ग्रुप ही तो ऐड हो रहा है यहाँ पे, यानी कि एसिटाइलेशन रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन रिएक्शन करवा दी। या बेसिकली यहाँ पे किस ग्रुप को हम लोग यूज कर रहे हैं, OH ग्रुप, और वो किस पे लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पे, यानी बोलेंगे फिनॉल है वो, उसके ऑर्थो पोजीशन पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो फिनॉल की एसिटाइलेशन रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और कॉमनली इसको बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तो बनाता है एस्पिरिन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को याद कर लेना, समझ लेना, जिस तरीके से आपको ये रिएक्शन समझ आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट ईयर में कहीं ना कहीं ये रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और किसी न किसी एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो उस वजह से इस रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीज अरेंजमेंट। फ्रीज अरेंजमेंट को समझना कि यहाँ पे कुछ बेसिकली ऐसा कुछ बाहर से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि एक पोजीशन से ग्रुप दूसरी पोजीशन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये क्या है, फिनाइल एसीटेट। ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है और ये एसीटेट ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे फिनाइल एसीटेट। यहाँ पे एक H होगा। ठीक है, अगर इस H ग्रुप को मूव करा के इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनवा दें और यहाँ से CO ग्रुप मूव करके पैरा पोजीशन, एंड जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है हमारा, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो वहाँ से एक पैरा पोजीशन पे COCH3 को ऐड करवा दिया या फिर आर्थो पोजीशन पे ऐड करवा दिया। ठीक है, इस COCH3 ग्रुप को हमें क्या करना है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मूव कर देना है और आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उनको जो है हमें वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देना है। बेसिकली हो क्या रहा है कि ग्रुप का मूवमेंट हो रहा है और ये रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 यानी लेविस एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, AlCl3 की। और ये रिएक्शन जो दिया था वो फ्रीज ने दिया था, साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया फ्रीज रीअरेंजमेंट। ओके, देन ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, विलियमसन सिंथेसिस। एक बार फिर से इसको देख लेना कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ, तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में सोडियम हैलाइड आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इस रिएक्शन को फिर से पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इसी के साथ इस चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ईथर्स चैप्टर के। ओके, थैंक यू।